नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो पढ़ रहे थे, जिसमें अपने पहली नदी बनास नदी पढ़ ली थी। आज अपन इस जो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसकी दूसरी जो नदी है, सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की, और उस नदी का अपन अध्ययन करेंगे, चंबल नदी। चंबल नदी जिसकी कुल लंबाई है, टोटल लंबाई 965 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर ये 135 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो चंबल नदी, और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी को कामधेनु, सदानीरा, नित्यवाई और चरमयवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उपनाम आपको ध्यान रखना है, इस नदी के कौन कौन से उपनाम है। कामधेनु, कामधेनु, सदानीरा, नित्यवाई और चरमयवती। तो इस नाम से इस नदी को जाना जाता है। और चंबल नदी राजस्थान के अंदर आपको बताऊं कि निकलती कहाँ से है, तो अपने याद सबसे पहले देखते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है और इसके ऊपर कौन कौन से बांध है। और जो चंबल नदी परियोजना है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस नक्शे के माध्यम से एक चित्र बनाया, रेखा चित्र। तो अपन इसको देखेंगे एक एक करके, थोड़ा सा ज़्यादा है और सहायक नदियाँ भी पास पास की है, तो अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चंबल नदी है राजस्थान में, ये नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, और कौन कौन से ऐसे जो जल दुर्ग है जो इस नदी पर स्थित है, और इसके बाद में बांध कौन कौन से है, और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो इसके अंदर आके मिलती है, और ये कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती है, और आखिरकार ये नदी कहाँ जाकर कौन सी नदी के अंदर विलीन हो जाती है, उन सभी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी, जिसका उद्गम स्थल है जानाबाव की पहाड़ी आपको नजर आ रहा है। ये विंध्याचल का ही भाग है। एमपी के अंदर जो विंध्याचल पर्वतमाला उसके पास में जानाबाव की पहाड़ी है, मऊ के निकट है एमपी में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और आपको मैं बताऊं, यहाँ से नदी ये चल के आगे आती है, और अपन पढ़ेंगे चंबल नदी जो परियोजना है उसके ऊपर 4 बांध बने हैं। देखिए चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना, इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध कौन सा है? सबसे पहला बांध है, ये मैं लिख के समझाऊंगा, गांधी सागर बांध। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। तो सबसे पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध है, ये एमपी में मंदसौर जिले में स्थित है, मंदसौर एमपी। और सेकंड अगर बात करते हैं तो दूसरा जो इसके ऊपर नदी के ऊपर जो बांध बनाया हुआ है वो राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, और ये राणा प्रताप सागर बांध है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। उसके बाद में जब आगे बात करते हैं, इसके ऊपर 2 बांध और बने हुए हैं, दोनों कोटा में स्थित है, ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज। ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज। तो ये दोनों कहां पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित। अपन देखें चंबल नदी परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, चंबल नदी परियोजना, इसके अंदर 50-50 की पार्टनरशिप है। किस किस के मध्य? राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश के मध्य 50-50% की ये चंबल नदी परियोजना है। आपको बताऊं कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और ज्वार सागर, ये जो तीनों बांध है, इन तीनों बांध से क्या होती है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। राणा प्रताप सागर जो बांध परियोजना, यहाँ पे आपको पता है कि जो परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं, यहाँ से बिजली बनती है। तो कुल ये
तीनों जो बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों बांधों से कुल 386 मेगावाट क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। और एक बार परीक्षा ये भी पूछा है कि जो कोटा बैराज है, यहाँ से बिजली का उत्पादन नहीं होता है, इस बांध को केवल सिंचाई के लिए बनाया गया है। सिंचाई, पेयजल। तो आपको ध्यान रखना है, कोटा बैराज से बिजली उत्पादन नहीं होती है, केवल बिजली उत्पादन गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो बांध है, जहां से 386 मेगावाट की बिजली उत्पादन होता है। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की शिल्प परियोजना है, जो 50-50 की पार्टनरशिप है दोनों के मध्य, और 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और कोटा बैराज जो बांध है, यहाँ से केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए ये कोटा बैराज बांध बनाया गया। तो 4 बांध इस नदी पे बने, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये नदी यहाँ से निकली तो पहला बांध आता है आपका गांधी सागर बांध, जो कहाँ पे, राजस्थान में नहीं, एमपी में। इससे आगे जाती है तो ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी राजस्थान के अंदर 84 है, चित्तौड़ के पास एक जगह है, जहाँ से क्या करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। 84 से राजस्थान में प्रवेश किया, और राजस्थान में प्रवेश करते ही आपको बताऊं, इसकी जो सबसे पहली जो सहायक नदी है, वो नदी है, आप बताओ, छोटी सी नदी है। यहाँ पे देखो चित्तौड़ 2 भागों में बंटा हुआ है, आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, ध्यान रखना। चित्तौड़ 2 भागों में टूटा हुआ, तो सेकंड वाला जो चित्तौड़ का जो भाग है, यहाँ पे एक जगह है हरिपुरा चित्तौड़। तो हरिपुरा चित्तौड़ से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है बामनी नदी। कौन सी नदी है, बामनी, ध्यान रखना। हरिपुरा चित्तौड़ से नदी निकलती है, जिसका नाम बामनी नदी है। ये नदी आपको बताऊं कि आगे जाओगे आप, जो चित्तौड़ के अंदर एक जगह है, तो चित्तौड़ के अंदर एक जगह है भैंसरोडगढ़। तो चित्तौड़ में एक जगह भैंसरोडगढ़, जहाँ पे ये क्या मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, पूछा जाता है। एक जल दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे, चित्तौड़ में, और कौन सी नदी के संगम पर है, बामनी और चंबल। बामनी नदी कहाँ से निकलती है, हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है, और जो भैंसरोडगढ़ यहाँ पे आके किसमें मिल जाती है, चंबल नदी को। चित्तौड़ में ही इस नदी पर चूलिया जलप्रपात भी आपको ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो चित्तौड़ में है और चंबल नदी पे, ठीक है। उसके आगे हम जाते हैं तो इस नदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी की 3-4 नदियां हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी नदी है काली सिंध नदी, ध्यान रखना आप, काली सिंध को ध्यान रखो। काली सिंध की जो सहायक नदी है उसको अपन पढ़ लेंगे, पार्वती अलग से पढ़ेंगे, तो पहले से आप ध्यान रखना काली सिंध नदी। देखिए आप जॉइंट पे याद रखिए, सबसे पहले इधर आपने पढ़ लिया कौन सी नदी, बामनी नदी, और उसके बाद इधर आप क्या ध्यान रखना, काली सिंध नदी ध्यान रखना। तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, देवास मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, और यहाँ से आपको बताऊं कि ये झालावाड़ और बारां की सीमा बनाते हुए राजस्थान के अंदर ये नदी खालीपुर एक गांव है झालावाड़ का, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में बारां और झालावाड़ की सीमा बनाते हुए ये नदी आपको बताऊं कि चंबल नदी के अंदर आकर के विलीन हो जाती है। अब देखिए चंबल नदी के अंदर जब यह नदी आके विलीन होती है तो इसके अंदर एक नानेरा गांव है यहाँ पे कोटा के अंदर, उसके अंदर उसके पास भी आकर इसमें विलीन हो जाती है चंबल नदी के अंदर, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान में प्रवेश की, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे छोटी सी नदी और आऊ नदी, ये भी कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है। आऊ नदी जिसका उद्गम कहाँ से, एमपी से। ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद में जब काली सिंध नदी के अंदर मिलती है तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आऊ नदी निकलती कहाँ से, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर एक प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है, गागरोन का किला। गागरोन का जो दुर्ग है वो कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, इधर से काली सिंध नदी और इधर से एमपी से निकली आऊ नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा जल दुर्ग स्थित है, गागरोन जल दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसकी एक छोटी सी नदी और है, शायद नदी परवन नदी, आपने नाम सुना होगा परवन नदी का। तो परवन नदी का उद्गम ये भी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, और आपको बताऊं ये नदी भी बारां और झालावाड़ की क्या बनाती, सीमा बनाती है। और ये जो परवन नदी है ये राजस्थान के अंदर मनोरथ नाना जगह है, पास में सीमा पे है, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी एक गांव आता है बारां, पलायता गांव, जहाँ से किसमें मिल जाती है, काली सिंध। ध्यान रखना पलायता गांव कहाँ है, बारां के अंदर है, और वहां से ये किसमें मिल जाती है, काली सिंध नदी के अंदर।
ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे काली सिंध और आऊ के संगम पर कौन सा जलदुर्ग था? गागरोन का किला। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि परवन और जो आपकी काली सिंध नदी है उसके संगम पर एक जलदुर्ग है, परवन नदी पर एक जलदुर्ग है, ध्यान रखना। कौन सा जलदुर्ग है? कोषवर्धन किला। कोषवर्धन जो किला है वो 12 के अंदर है। ये इस कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? परवन नदी के संगम में, ठीक है। और फिर से ये दोनों साइड नदियां किसकी है? काली सिंध की। एक तरफ परवन है, दूसरी तरफ आऊ है। ध्यान रखना, परवन पे कौन सा किला है? कोषवर्धन का किला है। और इधर आपके काली सिंध और आऊ के संगम पर कौन सा किला है? गागरोन का किला है। इधर आपने एक जलदुर्ग और देखा, भैंसवाड़गढ़ किस नदी के संगम पर स्थित है? बामनी और चंबल के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से ये नदी आगे जाकर के नानेरा जो गांव है कोटा के अंदर, वहां जाकर के चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। तो ध्यान रखना, आपको काली सिंध रखना, इसकी दो सहायक नदी। उसके बाद में अपन देखते हैं अभी इसकी जो सहायक नदी है वो है आपकी पार्वती। पार्वती जो नदी है ये कहां से निकलती है? सीहोर क्षेत्र से निकलती है। और सीहोर क्षेत्र कहां पे है? एमपी के अंदर है, वहां से ये नदी निकलती है। आपको बताऊं 12 से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। करियाहाट 12, करियाहाट के अंदर करियाहाट गांव है 12 का, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये नदी भी क्या करती है आपको बताऊं कि 12 जिले में बहती हुई और फिर क्या चली जाती है? सवाई माधोपुर के अंदर एक पलिया गांव है, वहां जाकर के मिल जाती है चंबल के अंदर। देखिए कहां से निकलती है? सीहोर क्षेत्र एमपी से निकलती है। करियाहाट गांव 12 जहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ से जाकर के ये पलिया जो सवाई माधोपुर के अंदर जगह है वहां जाकर के इसमें विलीन हो जाती है चंबल नदी के अंदर, ठीक है। तो ये इधर की 4 नदियां, ज्यादा आपको टफ नहीं है, थोड़ा सा ढंग से देखो याद। सबसे पहले आपको काली सिंध ध्यान रखना है। काली सिंध की सहायक नदी आऊ और परवन। काली सिंध कहां से निकलती? देवास एमपी से। और राजस्थान के अंदर इन्होंने प्रवेश किया खारीकोट झालावाड़ से। और इसके बाद में जब आगे जाती है इसमें एक छोटी सी नदी मिलती है, एमपी से निकलती है, आऊ नदी। सुसनेर एमपी की जगह है सुसनेर, वहां से निकलती है और ये इसके अंदर आके मिलती है। तो इसके संगम पर एक जलदुर्ग है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है कि गागरोन का जो किला है कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध और आऊ। इधर से आपके कहां से? विज्ञान से नदी निकलती परवन नदी। और इस परवन नदी पर एक कोषवर्धन का जो किला है वो स्थित है। और ये नदी भी आपको बताऊं कि एक जगह है आपको पलायता गांव है 12 का, वहां आकर के इसमें विलीन हो जाती है। और ये आगे जाकर के इसमें विलीन हो जाती है चंबल नदी की। और पार्वती कहां से निकलती है? सीहोर क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ से ये जाकर के पलिया और करियाहाट 12 में प्रवेश करती है। और पलिया जो गांव है वहां पे चंबल नदी के अंदर विलीन हो। और एक नदी आपने पढ़ी है बनास नदी, जो कमनौर राजस्थान से निकलती है। और बनास नदी और चंबल नदी और सीप नदी आपको एक त्रिवेणी संगम पढ़ाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्रिवेणी संगम, ठीक है। इसके बाद में ये नदी आगे जाती है तो आपको बताऊं कि ये जो करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो जगह है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तीनों जगह एक साथ में है। तो ये क्या करती है? एमपी के साथ में क्या बनाती है? एक सीमा बनाती है। 241 किलोमीटर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। उसके बाद में ये यूपी के अंदर मुरादगंज एक जगह है, मुरादगंज यूपी के अंदर, वहां पे किस नदी में विलीन हो जाती है? यमुना नदी के अंदर। कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना नदी। देखिए इधर निकली कहां से? जनाबाव की पहाड़ी मऊ से निकली और यहाँ से चलती हुई राजस्थान के अंदर कितने जिलों में बहती है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ही राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों के अंदर बहती है। और राजस्थान में 6 जिलों में बहने के बाद में कहाँ चली जाती है? मुरादगंज यूपी के अंदर, और वहां पे यमुना नदी के अंदर विलीन हो जाती है। एक आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नदी पहले चलती है जैसे निकलती है तो यहाँ पे क्या इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कम से कम ये 300 मीटर के आसपास की चौड़ाई होती है। जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब क्या है कि एक ये नदी पूरी खाई के अंदर चलती है, मतलब इसका जो अफवाह है ज्यादा फैला हुआ नहीं है, तो ये गॉर्ज का निर्माण करती है। और कोटा के बाद में जो ये इलाका है करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। आपको ध्यान है इस डांग क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो बीहड़ है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि है वो ये भूमि। बीहड़ का मतलब हो गया कि बड़े बड़े खड्डे बढ़ गए हैं, इतने बड़े बड़े गॉर्ज बढ़ गए हैं जमीन की कटाव की वजह से, नदी चढ़ने की वजह से, जमीन के कटाव की वजह से सबसे ज्यादा जो गहरे गहरे गॉर्ज बन गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन साधारण भाषा में? क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़। चंबल की बीहड़, और चंबल की बीहड़ आपको ध्यान रखना, चंबल से लेकर के
यहाँ से सवाई माधोपुर करौली धौलपुर तक पूरी जो नदी है ये घाटी है, गहरे गर्ज का निर्माण करती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी टफ नहीं है नदी है, तो आपको थोड़ा सा इसका ये नदियां है इधर वाले पार्ट का थोड़ा सा ध्यान देना है। ये चंबल नदी आपको वैसे आप लैंग्वेज में पढ़ोगे, किताबों में पढ़ोगे, खूब सारी लैंग्वेज लिख, लेकिन आप थोड़ा मैपिंग पैटर्न से देखोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आप इधर से निकली कहां से, फिर इधर से छोटी नदी कौन सी, मामनी, और इधर से आप बड़ी बड़ी नदी ध्यान रख लो, काली सिंधु याद रख लो, एक आप पार्वती रख लो। काली सिंधु की दो साइड नदी, एक तो आऊ है, और आऊ और काली सिंधु के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। इधर आपकी कौन सी नदी, परवन नदी, और परवन नदी के बाद में ऊपर कौन सी, पार्वती। आप थोड़ा सिमिलर फॉर्मेट में आपको इस मैपिंग पैटर्न से थोड़ा नदी का आइडिया ड्रॉ आपको करनी आ रही है, कौन सी नदी कहां से निकलती है, तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन जनरली परीक्षा में पूछा जाता है कि क्योंकि अपने चारों नदियां पढ़ ली, अरब सागर की लूणी पढ़ ली, भाई पढ़ ली, और इधर की अपने बनास और चंबल पढ़ ली। आपको एक जलग्रहण का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर चारों नदियों का जलग्रहण का क्रम बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया, आरएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जलग्रहण, जलग्रहण आपको पूछेंगे कि जलग्रहण के आधार पर नदियों का आपको क्रम बताना है, कौन सी नदी का जलग्रहण राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जलग्रहण है वो कौन सी नदी का है, बनास का। बनास के बाद में कौन सी नदी का है, लूणी का है। लूणी के बाद में कौन सी नदी का, चंबल का है। और चंबल के बाद में कौन सी नदी का है, माई का है। ये क्रम याद रखिए, चारों नदियों का पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा जो राजस्थान में जलग्रहण है बनास का, उसके बाद में लूणी का, उसके बाद में चंबल का, और सबसे कम जो जलग्रहण है वो उसका माई का। बनास का लगभग 27% है, और लूणी का लगभग 20% है, और चंबल का लगभग 17% है, और माई का लगभग 9% है। तो ये आप ऑर्डर ध्यान रखिए, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों आजकल इस टाइप से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो आपको ऑर्डर फॉर्मेट में चारों नदियों का क्रम ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जलग्रहण के आधार पर तो चारों नदियों का जो क्रम है, बनास का सबसे ज्यादा, फिर लूणी का, फिर चंबल का, और सबसे कम जो जलग्रहण है राजस्थान के कौन सी नदी का है, माही नदी का। और सबसे ज्यादा जो पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली लंबी नदी है कौन सी है, बनास नदी। उसके बाद में लूणी नदी। आप एक चीज ये भी ध्यान रखना, बनास, लूणी और चंबल ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। आप लोगों ने पढ़ाया है लूणी और बनास नदी और चंबल नदी भी देख लो आप 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़ आ गया, चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में आपका आ गया सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 6 जिलों के अंदर ये नदी बहती है, और टोटल लंबाई इसकी 965 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इस नदी को ढंग से याद करोगे अच्छे से हो जाएगी। परीक्षा के अंदर इस नदी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता। और राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है, और जिसका उपनाम क्या, कामधेनु, सदानीरा, नित्यवाई, चर्मनवती, ये इसकी क्या है, उपनाम है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िए, चित्र बढ़ाइए ढंग से, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे जो लोकेशन आपको दिख रही है बोर्ड पे, सभी लोकेशन आराम से आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो अगले क्लास में अपन जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं कुछ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।